हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम ड्यू 2019 का अपना थर्ड पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया, बहुत अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को समझते चले जा रहे हैं। मैंने कहा इस पेपर को मैं सिर्फ आंसर की तरह नहीं बता रहा हूँ या सिर्फ वही क्वेश्चन सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, इस पेपर को मैं बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हारा पूरा रिविजन हो जाए एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट पूछा है क्यूनोलिन का। तो क्यूनोलिन पता होना चाहिए सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या होता है, क्यूनोलिन होता है, ये होता है ना क्यूनोलिन। ठीक है, इसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो KMnO4 के ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या बचता है, देखो जो ये पिरिडीन रिंग है इसकी, जिसमें N है, मतलब जो इसकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, ये तो ऐसी रिटेन रहती है। ठीक है, ये ऐसी इसी तरीके से रिटेन रहेगी ऑक्सीडेशन के बाद, जनरली इस रिंग पर नहीं होता है। ठीक है, जो मेरी ये रिंग है ये ब्रेक हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, C डबल बॉन्ड OH में और C डबल बॉन्ड OH, बेसिकली COH में। और इसका नाम क्या होता है, क्यूनोलिक एसिड। ठीक है, और फर्दर ये और बताओ और ऑक्सीडाइज हो जाती है, KMnO4 की प्रेजेंस है, ऑक्सीडेशन और हो जाएगा। तो फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद, क्योंकि और ऑक्सीडेशन हो जाएगी, बिल्कुल फाइन। KMnO4 क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसके बाद ये कहाँ जाएगी, इसके बाद इसका जो ये ग्रुप होगा CO2 निकल जाएगा इसमें से बेसिकली, और ये NCOOH। ठीक है, और ये बन जाता है मेरा निकोटिनिक एसिड। क्या बन जाता है, निकोटिनिक एसिड। देखो इसमें क्या याद रखना है कि मेरी क्यूनोलिन में जो पिरिडीन हेटेरो रिंग रहती है वो रिटेन रहती है। अगर मैं इसको इधर ऑक्सीडाइज करता कि मतलब मेरी ये बेंजीन रिंग रिटेन रहती है और ये COH बनाता, तो ये थैलिक एसिड हो जाता है, पर ये स्टेप गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, निकोटिनिक एसिड। और ये हीट बोल दूं या ऑक्सीडाइजेशन के बाद, हीट के बाद निकोटिनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हीट के बाद ही CO2 निकलेगा, ऑक्सीडेशन तो छोड़ दो। ठीक है, तो इसका C ऑप्शन हो गया। 21 हो गया। आओ 22 देखते हैं। 22 में क्या पूछ रहा है वो, IPSC नॉर्म पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। आओ देखते हैं, CONO2 NH3 का होल 5 कोऑर्डिनेशन स्पेयर 1 Cl2। तो बाहर Cl पे, एक Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, 2 Cl पे कितना हो गया, -2। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए, +2। देखो अगर पहले कैटायन होता है तो कैटायन लिखते हैं स्टार्टिंग में, एनायन बाद में होता है तो इसका नाम बाद में ही लिखते हैं। पहले किसका लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का। कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर चार्ज +2 आया है, पर मेटल पर क्या चार्ज है वो भी देख लेते हैं। NH3 न्यूट्रल लिगेंड 0, NO2 निगेटिव लिगेंड, नाइट्रेट लिगेंड कैसा होता है, -1 चार्ज। तो इस पर कितना चार्ज हो गया, -1। ओवरऑल किसके इक्वल होना चाहिए, +2। तो कोबाल्ट का चार्ज कितना आ जाएगा, X + -1 = 2। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो मतलब कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, +3। तो मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में। बस नाम लिखना स्टार्ट करो। अमीनो और ये नाइट्रेटो, बेसिकली नाइट्रेटो ग्रुप होगा, N से जुड़ा है तो N, नाइट्रेटो O अगर O से जुड़ता है तो आपको पता है NO2 एम्बिडेंडेंट लिगेंड होता है, O से भी जुड़ सकता है मेटल से और N से भी। N से जुड़ता है तो नाइट्रेटो N, O से जुड़ेगा तो नाइट्रेटो O। बेसिकली यहाँ पर सब नाइट्रेटो N में दिया है तो N से जुड़ा होगा। तो देखो नाइट्रेटो N अल्फाबेटिकली बाद में आता है अमीनो से, और अमीनो कितने हैं, 5। तो इसका क्या होगा, पेंटा अमाइन, बेसिकली पेंटा अमाइन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर नेगेटिव चार्ज होता है तो कोबाल्टेट बन जाता है मेटल। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट ही रहेगा। पेंटा अमाइन नाइट्रेटो N कोबाल्ट। ठीक है, चार्ज कितना मेटल पे, +3, +2 नहीं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का चार्ज नहीं लिखते मेटल के सामने, मेटल का ही चार्ज लिखेंगे, +3। मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो लिखेंगे, एक्चुअली में चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो और बेटर। ठीक है, तो पेंटा अमाइन नाइट्रेटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, दिस इज द नेम। ठीक है, तो C ऑप्शन इज द करेक्ट, बिल्कुल C ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, पहले क्या आएगा, पेंटामिनो, क्योंकि अल्फाबेटिकली क्या, अमाइन पहले आता है बेसिकली। ठीक है, नंबर बाद की बात है, पहले लिगेंड का वो चीज है। ठीक है, आओ तो इसका 22वें का कौन सा ऑप्शन हो गया, C।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द कंपाउंड दैट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विद एक्वस AgNO3, कि कौन सा कंपाउंड AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देगा। बेसिकली देखो, कोई कंपाउंड है, कंपाउंड A प्लस AgNO3 है और वो बोले कि ये प्रेसिपिटेट देगा, तो यहाँ जो प्रेसिपिटेट बनेगा, ये कंपाउंड A है, ये प्रेसिपिटेट उसी का तो बनेगा अगर कोई PPT फॉर्म हो रही होगी। तो हमें दिख रहा होगा जो कंपाउंड दे रखे हैं उनमें ब्रोमीन आयन है, Br माइनस प्रेजेंट होगा, ब्रोमीन आयन, और ब्रोमीन Ag के साथ मिलकर क्या बना देता है, AgBr, जो कि हमें PPT दे देता है बेसिकली। तो अब ये जो कबिन कंपाउंड है, इनमें से जिसका Br जितनी जल्दी Br निकल जाएगा Br माइनस की फॉर्म में, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। देखो, अब Br निकलने के बाद वो कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए। Br तभी तो निकलेगा, जैसे हम एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं तो H प्लस को निकाल देते हैं और कंजुगेट एनायन स्टेबल होना चाहिए। इसी तरीके से Br माइनस के निकलने के बाद जो बचा हुआ कंपाउंड हो वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल है तो PPT फॉर्म कर लेगा। और कंपाउंड देखते हैं, ए कौन सा है, दिस इज ए, ठीक है। Br, बी कौन सा है, दिस इज Br, सी कौन सा है, दिस इज Br, डी कौन सा है, दिस इज Br। देखो, अब सब में से Br निकालना है, सिर्फ इसमें से Br गएगा, Br माइनस तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो सा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल वो PPT देगा सबसे जल्दी। देखो, ये ट्रोपोलियम आयन बन रहा है, 4 एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको पता है हकल रूल फॉलो करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यही मुझे क्या देगा, सबसे ज्यादा क्या देगा, सबसे ज्यादा PPT, या बोलूंगा यही PPT देगा। ये निकालूंगा तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। ये बात करूंगा तो दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव के बिना भी एरोमेटिक है, ठीक है। लेकिन sp2 कार्बन पर पॉजिटिव इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, सेम sp2 कार्बन पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हो जाता है ना sp2, ठीक है। sp उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो भी सकता है बेसिकली, लेकिन sp2 पे तो नहीं होता, इन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो गया, आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। और क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से हमको डील करना है, बस मैं बता रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट को समझ के चलना। ये PPT वाला हमेशा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये GOC का एप्लीकेशन है और GOC से एसिडिटी या PPT का फॉर्मेशन आएगा या हाइड्रोलिसिस सॉल्वोलिसिस के बारे में ही पूछ लेता है वो, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। बोलता है द वन विच डिक्रीज विद डाइल्यूशन इज, कौन सा डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m, कंडक्टेंस C या G से डिनोट कर देते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा EQT। देखो, कापा क्या होता है, अगर सबसे पहले बात करूं कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो ये एबिलिटी बताता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, बेसिकली सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ, तो ये उस सॉल्यूशन की एबिलिटी है कि वो कितना कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, कापा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो कंडक्टेंस होता है जो 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट सरफेस एरिया का कंडक्टेंस होता है, दैट इज फिक्स, ठीक है। ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, किसमें, मेजरमेंट्स की टर्म में, सेल कांस्टेंट्स की टर्म्स में, ठीक है। अगर मैं L और A को, जैसे इसकी बात करूं, R = ρ L/A होता है, 1/R = 1/ρ A/L हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/R क्या बन जाता है, कंडक्टेंस = 1/ρ क्या बन जाता है, कापा A/L, ठीक है। तो कापा उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कंडक्टेंस हो गया जो 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया या 1 यूनिट स्क्वायर एरिया, ठीक है। यूनिट एरिया मतलब यूनिट एरिया की यूनिटी लेनी है, ठीक है। आओ अब लैम्डा m की बात करूं, इनकी डेफिनेशन पर जाना, लैम्डा EQT की। लैम्डा m वो कंडक्टेंस होता है, ये बोलूं लैम्डा m की बात करूं तो मोलर कंडक्टेंस इज दैट अमाउंट ऑफ
सॉल्यूशन वॉल्यूम, या बोलो उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या उस वॉल्यूम का कंडक्टेंस होता है जिसमें 1 मोलर सॉल्यूशन आ जाए। तो यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन फिक्स है कि जितना भी वॉल्यूम 1 मोलर बन जाए, चाहे 1 मोलर मेरा कितना हो 5 लीटर हो, चाहे 1 मोलर 10 लीटर हो, ठीक है, चाहे 1 मोलर 2 लीटर हो, ये सिर्फ 1 मोलर ही, 1 मोलर जितने में बन जाए उतनी क्या होता है, उतने वॉल्यूम का कंडक्टेंस होगा। तो यहाँ तो वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो मोलैरिटी से देख रहा है। किससे देख रहे हैं, मोलैरिटी से। सेम लैम्डा इक्विटी में ये अमाउंट 1 इक्विवेलेंट मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोलर कह रहा है, सॉरी 1 मोल, यहाँ 1 मोल करना, 1 मोल, ये 1 इक्विवेलेंट का कंडक्टेंस होता है कि ये उस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का कंडक्टेंस होता है जिसमें 1 इक्विवेलेंट आ जाए, ठीक है। इक्विवेलेंट आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट चाहे 1 लीटर में आ जाए, चाहे 2 में, चाहे 5 लीटर में, चाहे 10 लीटर में, उस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कापा। अब इसने पूछा है कि डाइल्यूशन के बाद कौन कौन सा मेरा डिक्रीज करेगा। देखो लैम्डा एम और लैम्डा इक्विटी तो समझ में आ गया कि डाइल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो सब्सटेंस की क्वांटिटी देखी जाती है कि 1 इक्विवेलेंट कितने वॉल्यूम में हो जाएगा और 1 मोल कितने वॉल्यूम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, डाइल्यूशन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब बात करते हैं सी, कंडक्टेंस की। ये तो एबिलिटी है, किसी एबिलिटी है किसकी, सब्सटेंस की, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। डाइल्यूशन से इस पे भी फर्क नहीं पड़ता, कर कापा पर फर्क पड़ेगा, कापा पर फर्क पड़ता है, कापा डिक्रीज करता है एक्चुअली में, ठीक है। कापा कैसे डिक्रीज करता है, देखो लैम्डा एम की अगर बात करूं तो k × 1000 अपॉन में c इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, ये होता है लैम्डा एम का फॉर्मूला, ठीक है। तो लैम्डा एम कंसंट्रेशन से अगर मैं बात करूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तब लैम्डा एम घटेगा, मतलब डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन घटेगी तो लैम्डा एम बढ़ता है, ठीक है। इसी तरीके से लैम्डा इक्यूटी की बात करूं तो लैम्डा इक्यूटी इज इक्वल टू कापा × 1000 अपॉन में क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बेसिकली कंसंट्रेशन। तो यहाँ भी क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। पर कापा का यहाँ से देखोगे तो कापा इज इक्वल टू लैम्डा एम × कंसंट्रेशन अपॉन में 1000, ये डायरेक्ट रिलेशन बैठ गया। तो कापा जैसे ही जैसे कंसंट्रेशन घटेगी तो कापा भी मेरा क्या घटेगा, मतलब कंसंट्रेशन घटने का मतलब डाइल्यूशन है, ठीक है। इस चीज को समझो, डेफिनेशन से समझा, अब इससे समझा। डेफिनेशन से देखो बेसिकली डेफिनेशन कहती है वॉल्यूम पे डिपेंडेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन सिर्फ वॉल्यूम नहीं होता है, अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन को समझो, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू NY/V, ठीक है। ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में समझा रहा था मैं, n मोल्स फिक्स थे वहाँ, अगर मोल्स भी वेरी करते हैं तो कंसंट्रेशन वेरी करेगी, ठीक है। वॉल्यूम से भी वेरी कर जाती है, पर देखना, ठीक है। पर यहाँ इस बात को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आओ 25 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए कंडक्टेंस के लेक्चर देख लो, बहुत अच्छे से समझाया है ये सब चीजें। आओ क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स रेडॉक्स रिएक्शन इज 0.59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जो E नोड की वैल्यू है वो 0.59 वोल्ट है, बहुत अच्छी बात है। n की वैल्यू 3 है, 3 मोल्स है तो n की वैल्यू 3 होगी। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो आपको सबको पता है कि इक्विलिब्रियम पे E सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो E सेल नर्स लगाओ इज इक्वल टू E नोड ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log k इक्विलिब्रियम, ये होता है। इसकी वैल्यू 0 हो गई तो E नोड ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log k इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ से n इंटू E नोड ऑफ सेल डिवाइड बाई 0.0591 इज इक्वल टू log k इक्विलिब्रियम, और यहाँ से k इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ गई 10⁻n E नोड ऑफ सेल डिवाइड बाई 0.0591। 10 की पावर n की वैल्यू 3, E नोड ऑफ सेल की वैल्यू 0.59 वोल्ट, 0.0591, इससे 10 टाइम्स कट गया, k इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई 10⁻30, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन सी।